वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? बेसिकली इट इज़ आल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, और ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं एक इंडिविजुअल के। ठीक है, इमोशनल हाइज भी होते हैं, इमोशनल लोज भी होते हैं। इमोशनल हाइज को हम मैनिया या हाइपोमैनिया के नाम से कैटेगराइज करते हैं और लोज को हम डिप्रेशन के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की स्लीप को, उसकी एनर्जी को, उसकी एक्टिविटी को, उसकी जजमेंट को, उसके बिहेवियर को, इवन उसकी एबिलिटी कि वो क्लियरली किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है या नहीं, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं सबसे पहले कि बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं। मैंने बात की मैनिया और हाइपोमेनिया की। तो अगर हम मैनिया और हाइपोमेनिया की बात करें तो उसमें क्या सिम्टम्स हैं? एलिवेटेड मूड हो सकता है इंडिविजुअल का, इंक्रीज एक्टिविटी हो सकती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाना, एजिटेशन हो जाना, एक इंडिविजुअल के अंदर एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वेल बीइंग के यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाना, एक बंदे की नींद डिस्टर्ब हो जाना, उसको नींद ना आना, बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देना, अनयूजुअल टॉकेटिवनेस। ओके, और फिर उसके बाद रेसिंग थॉट्स के एक के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इजीली एक से दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और फिर डिसीजन मेकिंग भी पुअर हो जाना। ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं मैनिया और हाइपोमेनिया में। तो डिफरेंस क्या है फिर हाइपोमेनिया और मैनिया में? तो जो बेसिक डिफरेंस है वो एक तो सिवियरिटी के लिहाज से है। ठीक है, जो मैनिया होता है ना वो ज़्यादा सिवियर होता है हाइपोमेनिया की बनस्बत, और दूसरा इनके ड्यूरेशन में डिफरेंस है। मैनिया जो है वो ज़्यादा अरसे तक रहता है हाइपोमेनिया की बनस्बत, और इम्पेयरमेंट के अगर लिहाज से देखा जाए तो मैनिया जो है वो ज़्यादा जो है वो इम्पेयरमेंट कॉज करता है, हाइपोमेनिया जो है वो थोड़ी कम करता है। ठीक है, उसमें भी इम्पेयरमेंट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा सवेयर नहीं होती जितनी कि मैनिया में होती है। उसके बाद अगर हम साइकोसिस की बात करें तो मैनिया में कुछ सिम्टम्स साइकोटिक भी आ जाते हैं जबकि हाइपोमेनिया में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिप्रेसिव एपिसोड्स की, तो उसमें क्या सिम्टम्स आ जाते हैं? उसमें आपका डिप्रेस मूड है, आपको सैड फील हो रहा है, एम्प्टी फील हो रहा है, होपलेस है। ठीक है, किसी काम करने का दिल ना करना, कोई भी काम करने का दिल ना करना, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, या किसी भी चीज़ में प्लेजर ना फील करना। ठीक है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है जबकि डाइट भी नहीं कर रहे होते, या वेट गेन हो सकता है, भूख ज़्यादा लग सकती है या भूख बिल्कुल नहीं लग सकती, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है या नींद बिल्कुल नहीं आती, या फिर फिज़िकल एजिटेशन शुरू हो जाती है, या बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाते हैं, या कोई काम ही नहीं करना, बिल्कुल उठना ही नहीं है बेड से, बिल्कुल जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाना, थकन महसूस करना, अपने आप को वर्थलेस फील करना, एक किसी भी चीज़ को लेके गिल्टी फील करना, और डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट, ना कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, और इवन इतने सवेयर सिम्टम्स हो जाते हैं कि डेथ और सुसाइड के ख्याल भी आते हैं। ठीक है, दो तरह के एपिसोड्स चलेंगे, या तो इंडिविजुअल जो है वो मैनिया की स्टेट में होगा, ठीक है, बहुत ही एलिवेटेड मूड की तरफ चला गया, या वो डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ चला गया। ठीक है, ड्यूरेशन इनका डिफरेंट है, लेकिन एपिसोड्स चलेंगी दोनों तरह की जिस भी इंडिविजुअल को बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। ठीक है, कभी एक एपिसोड होगी, कभी दूसरी एपिसोड चल रही होगी। अगर हम बात करें कि कितनी तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं तो हमारे पास 4 किस्म के डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर या बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एक में मैनिया है और एक में हाइपोमेनिया है। ठीक है, जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है ना, इसमें मैनिक एपिसोड्स होती हैं। ठीक है, जो कि आपकी 7 डेज़ तक रहती हैं, और मैनिक एपिसोड्स इतनी ज़्यादा सीवियर होती हैं कि एक इंडिविजुअल को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत इमीडिएट। ठीक है, और उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड भी होती है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में, जो कि 2 हफ्ते तक चलती है। और फिर अगर हम बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं और हाइपोमेनिया की एपिसोड्स आती हैं। बाइपोलर 1 में मैनिया और बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर में मैंने कहा था ड्यूरेशन, हाइपोमेनिया के ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 4 कंसेक्टिव डेज़ तक हाइपोमेनिया के सिम्टम्स रहते हैं, जबकि बाइपोलर 1 में मैनिया जो है वो 1 वीक तक रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें आपकी हाइपोमेनिक जो पीरियड्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं,
और डिप्रेसिव सिम्टम भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंस है, 2 साल तक ये सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। अगर 2 साल तक के इंडिविजुअल में ये डिफरेंस ये जो मैंने बताया कि सिम्टम्स हैं ये सब रहेंगे जितने भी मैंने पहले बताए हाइपोमेनिया के और डिप्रेसिव के, तो हम कहेंगे कि हाँ इस इंडिविजुअल को साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है बाइपोलर में। और लेकिन जो अगर बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं तो उनमें डायग्नोसिस के लिए ये ड्यूरेशन कम हो जाता है, और 1 साल तक अगर उनके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी आती है वो अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन जो ऊपर मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं ना उनसे मैच नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट से पहले हम इसकी कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो उन लोगों में कॉमन होता है जिनमें जो रिलेटिव्स होते हैं ना, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि पेरेंट हो गए या सिबलिंग्स हो गए, उनको अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो वो ज़्यादा उनमें चांसेस होते हैं कि उनको भी हो जाए। फिर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ना जिन लोगों को भी बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको देखा गया है कि उनके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये अनसर्टन होते हैं, और लेकिन मतलब आपको आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं कि आप उस कॉज तक पहुंच सकेंगे एक्चुअल में कॉज क्या है इस डिसऑर्डर का। फिर उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, इनके साथ साथ अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल ने स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है, ये अब्यूज़ उसके साथ हुआ है या उसका कोई करीबी उसका उसे छोड़ के चला गया है, या आप कह सकते हैं कि किसी की डेथ हो गई है या कोई और ट्रॉमा उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ट्रिगर के तौर पे साबित हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली वल्नरेबल था, ऑलरेडी उसके पेरेंट्स को या सिबलिंग में से किसी को भी था बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके इन्वायरमेंट में भी कोई ट्रिगर आ गया है इस तरह का, तो फिर उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले आती है मेडिकेशंस। मेडिकेशन में मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं साइकेट्रिस्ट, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो देख के जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सीबीटी को यूज़ करते हैं, साइको एजुकेशन को यूज़ करते हैं, और इवन फैमिली थेरेपी को भी कि वो हेल्प कर सकें हैं एक इंडिविजुअल की कि वो बेटर लाइफ की तरफ जा सके। फिर लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ में ये आएगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन रखना, हेल्दी डाइट रखना, और ड्रग्स को अवॉइड करना, रेगुलर स्लीप पैटर्न्स रखना, और फिर सपोर्ट ग्रुप जो हैं और एजुकेशन दोनों के लिए, पेशेंट के लिए भी और उसकी फैमिलीज़ के लिए भी वो जो है बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, ठीक है। सो ये तो थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।